हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट हिस्ट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री आपके लिए कितना जरूरी है और किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री तो आपने जान लिया कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स। रिसोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्रोत या फिर सोर्स भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या है, हम एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, कैसे उसके बारे में हमें पता चला, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का जो रिसोर्सेस होता है, सोर्सेस होता है, बेसिकली पता चलता है कि वहां से वो चीजें निकल करके आई हैं या फिर वहां से उसका चीज है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत कौन सा है, प्रकाश का जो रिसोर्सेस कौन है, तो वो है आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य से हमें प्रकाश और यहाँ तक की जो हीट्स होता है, उष्मा होता है, वो प्रोवाइड होता है। ठीक इसी प्रकार हिस्ट्री कहाँ से निकल करके आई है और हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कैसे जाना है, हिस्ट्री को कैसे समझेंगे, आज के इस लेक्चर में चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री या फिर सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री भी हम लोग इसे कह सकते हैं। सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, सोर्स ऑफ AIH, ठीक है, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दिख तो रहा है ना भाई, दिख रहा है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, तब शायद दिखे। ठीक है, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। ठीक है, क्लियर नो? क्लियर नो? यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अच्छा, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें कैसे मिलती है, कहां कहां से मिलती है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है वो साहित्य से मिलती है। साहित्य से मिलती है, ठीक है, यानी कि लिखी हुई चीजों से मिलती है। जो चीजें लिखी हुई होती हैं, बेसिकली वो हो सकता है कि व्यवस्थित भी हो सकता है व्यवस्थित ना भी हो, जैसे अभिलेख हो गया, पांडुलिपियां हो गई। ये तो एक तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं। एक तरीके से देखिए देखिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है साहित्य और दूसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना। साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी, लिटरेचर, ठीक है ना। लिटरेचर, लिटरेरी बोल सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, क्लियर ना? स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। समझिए कि जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस होता है और जो साहित्यिक रिसोर्सेस होता है, ये क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मैं साहित्य की अगर बात करूं तो इसमें महाकाव्य आ जाते हैं, महाकाव्य आ जाते हैं, ठीक है, काव्य आ जाते हैं, ठीक है, काव्य आ जाते हैं, और कोई काल्पनिक चीजें, ठीक है, जो स्पेसिफिक हम लोग कह सकते हैं कोई भी ग्रंथ, ठीक है ना, ग्रंथ, ठीक है, ये हो गया। और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं भाई? अभिलेख आ जाता है, अभिलेख, ठीक है, सिक्के आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, और उपकरण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? उपकरण, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की और पुरातात्विक स्रोत की, ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अन्य सभ्यताओं का अपना इतिहास रहा है जो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप हुआ था, लेकिन भारतीय इतिहास का जो प्रारंभिक स्रोत है, प्रारंभिक साक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं हम लोग ये कहें कि वो भिन्न भिन्न अवस्था में था। भिन्न भिन्न अवस्था होने का मतलब क्या कि कुछ चीजों में, जैसे कुछ बौद्धिक ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, और फिर जैन ग्रंथ हैं, वैदिक कल्चर से रिलेटेड ग्रंथ हैं, और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा थे उन्होंने अपने ग्रंथ लिखवाए थे, ये सब साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे यहाँ काम करते हैं। और फिर जो उस समय की सभ्यताएं डेवलप हुई, किस तरीके के उपकरण यूज कर रही हैं, क्या सिक्के यूज कर रही हैं कि नहीं, मुहरे हो गए, बर्तन हो गए, ये सारी चीजें जो है उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अच्छा,
जब हम लोग बात करें साहित्य की, ठीक है, जब हम लोग बात करें साहित्य की, तो साहित्य के अंतर्गत दो तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है ऐतिहासिक साहित्य, ठीक है, और दूसरा आ जाता है अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, ठीक है, और तीसरा आ जाता है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीजों में जो ऐतिहासिक है वो जो है देशी भी हो सकता है, देशी भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है, ठीक है। अब कहेंगे भाई देशी और विदेशी का क्या मैटर है? जो विभिन्न प्रकार के महाकाव्य हो गए, जैसे वेद हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये देशी हैं। और साथ ही साथ ये धार्मिक ग्रंथ है, और ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के भारतीय इतिहासकार रहे हैं, अपनी उन्होंने किताबें लिखी हैं, वो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वेद हो गया, पुराण हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सारी चीजें वो हो गई, ठीक है। जब हम लोग विदेशी की बात करें, तो विदेशी का मतलब ये होता है कि विदेश से लोग आए भारत में, यात्रा करने आए थे, घूमने आए थे, टहलने आए थे, देखने आए थे, भारत के उस समय के जो परिदृश्य को देखें, उस समय के दृश्य को देखें, उस समय की सामाजिक अवस्था देखें, प्रशासनिक जो चीजें थी उसको देखें, यहाँ तक कि जो राजनीतिक चीजें देखें, उसका उन्होंने वर्णन किया अपने किताब में। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँ कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक व्यक्ति आया था, चीनी वेनसोंग, उसने सी युकी नामक यात्रा वृत्तांत लिखा, और उस समय के जो परिप्रेक्ष्य में जो साहित्य वो राजनीतिक चीजें थी, और जो सामाजिक चीजें थी, और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक चीजें थी उस समय के विवरण से संबंधित, उसको उन्होंने लिखने का प्रयास किया, लिखा भी, जाना भी और बताया, ठीक है। तो ये चीजें थी विदेशी, देशी, धार्मिक, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक का मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो अधूरी रह गई, साहित्य था लेकिन अधूरा रह गया, जिसकी वजह से उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाया, ठीक है। और पुरातात्विक सोच जो सच है उसके अंतर्गत आपने देखा कि अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख आपने देखा, 13 अभिलेख थे, और उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना, देखा। उसके बाद सिक्के मिले, उसके बाद उपकरण मिले, उपकरण मतलब जो अपने दैनिक जीवन में वो लोग यूज करते थे, और साथ ही साथ तो यहां तक की चीजें आपने देखा, ठीक है ना, सिक्के वगैरह देख लिया और अभिलेख वगैरह देख लिया, और यहां तक कि ये चीजें जो उपकरण है, बर्तन वगैरह जो यूज करते थे उस समय। अच्छा, हमने बताया था आपको जब पाषाण काल पढ़ाया था, तो पाषाण काल में भी हमने बताया था कि पाषाण काल में लोग पत्थरों के बर्तन यूज करते थे, पत्थरों के हथियार यूज करते थे, उसके बारे में हमने आपको सिंपल सी बातें आपको बताते थे, ठीक है। चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई है भाई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम लोग पहुंचते हैं स्लाइड्स पे। कहां पे पहुंचते हैं? स्लाइड्स पे। देखिए, कह रहा है ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या? ऐतिहासिक स्रोत हमने बता दिया, और ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन उससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत देख लीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत से स्रोत हैं, लेकिन जो परंपरागत रूप से लिखी गई थी, जैसे रोम का इतिहास देख लेते हैं हम लोग, प्राचीन यूनान का इतिहास देख लेते हैं, भारत में ऐसा कंडीशन देखने को नहीं मिलता है। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिस्टमैटिक ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी वी as we found ancient Greek Rome at May, such as texts were in ancient India various subject which was the provide information ancient history। मतलब जिस तरीके से रोम के इतिहास को हम लोग ट्रेडिशन तरीके से, परंपरागत तरीके से व्यवस्थित रूप में पाए थे, भारत के इतिहास को ऐसे नहीं पाए थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कह रहे तथापि प्राचीन भारत के विभिन्न विषयों के संबंध में अनेक ग्रंथों की रचना हुई जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, और इसमें जो जानकारी मिलती है वो धर्म के बारे में मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था और नीति शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखिए कह रहा है रिलीजन्स, सोशल्स, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड एथिक्स, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलती है भारत की जानकारी, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे देखिए, काव्यों में, महाकाव्यों में, नाटकों में, ठीक है ना, जो नाटक थे बेसिकली उस समय जो हुआ करते थे, ठीक है। और यहां तक कि जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है,
आधी अधूरी जानकारी हम लोग कह सकते हैं हम सब चीजों से मिलती है, ठीक है ना। इन सब चीजों से जानकारी तो मिलती है लेकिन आधी अधूरी जानकारी मिल जाती है। वही चीजें कह रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिचुएशंस, एंशिएंट हिस्ट्री, एक तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के जो जानकारी मिलती थी उस समय के सिचुएशंस के, ठीक है ना। मेनी पोएम्स हो गया, एपिक्स हो गया, प्ले हो गया, जैसे नाटक हो गए, महाकाव्य हो गए, काव्य हो गए, इन सभी चीजों से जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करें तो भारत का या फिर हम कहें कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो होता है वो कौन होता है, महाभारत है, ठीक है। तो उससे कुछ जानकारी भारत के बारे में देखने को मिली, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो हो सकता है क्या, आपका साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो लिटरेसी रिसोर्सेस, और यहाँ पे बात करें तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। जो लिटरेसी रिसोर्स है इसके अंतर्गत हम उन चीजों को पढ़ते हैं बेसिकली जो साहित्यिक चीजें होती है, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ हो गया, जैन धर्म ग्रंथ हो गया, वैदिक कल्चर्स हो गया, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। बेसिकली यही तीन तो धर्म हमारे देश में प्राचीन अवस्था में बहुत ही बड़े लेवल पे थे, ठीक है ना। अच्छा, इसके स्रोतों की अगर श्रेणियां बनाया जाए तो अनेक प्रकार की श्रेणी बनाई जाएंगी। मोटे तौर पर साधनों को देशी और विदेशी साहित्य के अंतर्गत भी रखा जाता है। साहित्य जो होता है ये देशी भी हो सकता था, विदेशी भी हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने आपको यहाँ पे बता दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ऐतिहासिक जो साहित्य हुआ करते थे वो जो है दो प्रकार से देशी और विदेशी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें बाबू क्लियर है? यहाँ तक की बातें अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए कि ये जो है इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग लिटरेसी मींस कैन बी प्लेस्ड अंडर द नेटिव टू फॉरेन लिटरेचर्स, ठीक है ना। एक तरीके से अपना खुद का लिटरेचर्स हो सकता है और दूसरा फॉरेन लिटरेचर्स भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अगर देखिए पूरा देशी साहित्य में धार्मिक और अर्ध ऐतिहासिक श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। जब देशी की बात करते हैं तो यहाँ पे धार्मिक और अर्ध ऐतिहासिक, धर्मता मतलब धर्म तो बहुत बड़े लेवल पे था लेकिन उसी धर्म ग्रंथ में थोड़ी बहुत ऐतिहासिक जानकारी भी मिल जाती थी, इसीलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक कहा जाता, ठीक है। इसी प्रकार विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनानी, रोमन, चीनी और विभिन्न प्रकार के देशों से उस समय भारत में लोग आए थे। जैसे वेनसोंग ले लीजिए, सिंह ले लीजिए, मेगस्थनीज ले लीजिए, ये सब तो विदेशी ही थे। भारत में आए, भारत की स्थिति को देखें, भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दिए और उसके बाद जो है वो अपने अपने देश में चले गए और अपने यात्रा वृत्तांत को भी कहीं ना कहीं साथ में लेके गए, ठीक है। अच्छा, तो चीन से आए थे, तिब्बत से आए थे और भी कई जगहों से आए थे, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर नजर डाला और उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक स्रोत यथेष्ट नहीं है। अनेक विस्मृत संस्कृतियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी पुरातात्विक साधनों से भी मिल जाती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास की उन अनेक विस्मृत घटनाओं जो हमारा परिचय कराती हैं जिनका उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में नहीं है। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उन वास्तविक चीजों को बताते हैं जो वास्तव में महाकाव्यों में, साहित्यों में नहीं लिखे, ठीक है। तो एक तरीके से जब हम आर्कियोलॉजिकल चीजों को ढूंढते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं उनसे जब हमें जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टमेटिक और सही जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। यही बातें इंग्लिश में भी है, बाबू देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ से, देखिए ये तो तिब्बतन, अरब, ये टर्किश लोग आए थे भारत में और अपना अपना व्यू दिए। लिटरेरी रिसोर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर इंडियन हिस्ट्री, मतलब ये तरीके से जो लिटरेचर्स है, एक तरीके से जो साहित्य है, लिटरेसी जो रिसोर्सेस हैं, ये सफिशिएंट नहीं हुए तो क्या हुआ भाई, कहीं ना कहीं हमें वी आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरगॉटन कल्चर्स, important events through archaeological specimens. In fact, the archaeological material introduced us to many forgotten events in Indian history which are not mentioned in the literacy text. मतलब उन चीजों से भी जानकारी कराएं जो उसमें मेंशंस नहीं थे, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगे। कई तरीके के जो एंटिक्वेट्स हैं, करेंसीज हैं, इंस्क्रिप्शंस है, ये सब जानकारी मिली और जब मिली तो कहीं ना कहीं ये देखिए पुरावशेष, मुद्रा, अभिलेख, इन सब चीजों की जब जानकारी हमें होने लगी तो हम कहीं ना कहीं भारत के
वास्तविक इतिहास की तरफ बढ़ गए, वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी कर लेते हैं। साहित्यिक स्रोत के बारे में, साहित्यिक स्रोत क्या है भाई? जैसा कि हमने बताया कि जो विभिन्न प्रकार के पुस्तकें लिखी जाती थी वो बेसिकली साहित्य कहलाती थी उस टाइमिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, कह रहा है कि वेरियस लिटरेरी टेक्स्ट हैव their own importance as a source of ancient history, ancient Indian history, AIH, through literary resource of replete with many error, lack historicity and chronology, exaggerated descriptions, and the based this text cannot be ignored. The contributions of archaeological resource in less than the literary text throw light of various aspects of Indian history, especially in the context of the early Aryan civilizations. ठीक है ना? In fact, the correct informations of Indian history can be obtained only the tendings the informations about obtained from literary texts on the test of historicity with the help of the other resources. ठीक है, क्या कह रहा है एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक तरीके से अर्थ आपको बताते हैं, सिंपल समझाते हैं आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का अपना अलग अलग महत्व है, जाहिर सी बात है होगा। यद्यपि साहित्यिक स्रोत अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण है, इनमें ऐतिहासिकता तथा तिथिक्रम का अभाव है, विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसमें पूर्वाग्रह भी देखने को मिलता है। मतलब पहले की चीजों को भी देखने को मिलता है, मतलब जो वर्तमान समय में कंडीशन चल रहा है इससे पहले भी चीजें देखने को मिलती हैं और वास्तव में कब लिखा गया इसका कोई पता नहीं चला, और उसमें कई सारी चीजें काल्पनिकता से भरी हुई है। काल्पनिकता का मतलब समझ रहे, इमेजिन करके वो सारी चीजें लिखी गई हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे आज मूवी होता है ना, मूवी बनता है ना, तो मूवी में अगर जो है हीरो गाड़ी को उड़ा रहा है और उड़ा रहा है, तो अगर ट्रेन के ऊपर लेके जा रहा है, अगर इस सीन को नहीं दिखाया जाए तो मूवी कैसे इंटरेस्टिंग होगी? अगर एक साधारण सा व्यक्ति है, साधारण सा व्यक्ति को मारोगे बहुत होगा, गिर जाएगा, लेकिन उसमें तो दिखाते एक बार मारा और पूरा यहाँ से घूम घूम करके गिर गया। ठीक है, तो इतना बड़ा चीजें अगर इस चीज को नहीं दिखाया जाए, उसमें कुछ ट्विस्ट नहीं जोड़ा जाए, मसाले नहीं जोड़े जाए, तो इंटरेस्टिंग कैसे लगेगा? बात समझ पा रहे हो? तो यही चीजें कंडीशंस, यही सारी कंडीशंस देखने को मिली थी उस समय कि कल्पनाओं से चीजें लिखी गई, कल्पना करके लिखी गई, कल्पना करके बताई गई और उसका वास्तविक डेट का कोई पता नहीं चल पाया। ठीक है, अच्छा, पूर्वाग्रह भी देखने को मिला, तथापि इन ग्रंथों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। साहित्यिक ग्रंथ भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर जितना अधिक प्रकाश डालते हैं, उनकी तुलना में पुरातात्विक साधनों का योगदान विशेषता आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता के संदर्भ में कम ही है। मतलब जितना साहित्यिक ग्रंथ बताते हैं लोगों के बारे में, या फिर आर्यों की यहाँ पे प्रासंगिकता दी गई है कि आर्यों के बारे में जितना साहित्यिक ग्रंथ बताते हैं, उतना पुरातात्विक साधनों का कोई योगदान नहीं है। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य उतने नहीं मिले हैं जितने की साहित्यिक ग्रंथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। वस्तुतः साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त जानकारी को अन्य स्रोतों की सहायता से ऐतिहासिकता की कसौटी पर कसकर ही भारतीय इतिहास की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। मतलब जो साहित्यिक चीजें हैं और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, इन दोनों के संबंध में जब तक इन दोनों को मिला करके एक निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम भारत के वास्तविक इतिहास को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपल सा क्या देखा भाई? आपने सिंपल सा क्या देखा कि भारत है और भारत के ऐतिहासिक जानकारी करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पुरातात्विक साक्ष्यों की आवश्यकता है, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों की, और दूसरा जो है साहित्य की। इन दोनों के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे प्रासंगिकता दिया हुआ है आर्यों का प्रासंगिकता, और आर्यों के बारे में बेसिकली जानकारी जितना साहित्य से मिलती है उतना पुरातात्विक साक्ष्यों से नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों को लेकर के चलिए, दोनों के द्वारा जब मिला करके हम निष्कर्ष पे पहुंचे, दोनों को मिला करके, इनके रिसोर्सेस को मिला करके, एक तरीके से हम कहें कि इनके सभी चीजों को कंबाइन करके जब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो वो जानकारी जो निकल करके आती है वो भारतीय इतिहास के बारे में
अच्छी जानकारी, रियल जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो बाबू ये है आपके सामने सारथी नामक बैच। पेश है सारथी नामक बैच आपके लिए स्पेशली बीए सेकंड सेमेस्टर है बाबू, बीए सेकंड सेमेस्टर है। हिस्ट्री के लिए है, एंशिएंट हिस्ट्री बाबू ये क्लास है। और एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार की तरह जो टारगेट गुरुकुल या फिर टारगेट सेमेस्टर है, आपको आपके लिए आपके हिसाब से और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे आपको सपोर्ट करने के लिए, इनफैक्ट आपको अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए हर बार सारथी नामक बैच लेकर के आता है। और ये सारथी नामक बैच आपके एग्जाम को क्लियरफाई कराने की गारंटी लेता है। ठीक है, तो भाई फीचर्स इसके देख लेते हैं, कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं बाबू। 100% सिलेबस आपके कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप, डीपीपी और पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज उस तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आपका एग्जाम हो, पैटर्न कोई भी हो, चाहे एमसीक्यू पैटर्न हो और चाहे आपका लिखित पैटर्न हो, कोई भी समस्या होने वाले नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग्स मिलने वाले हैं। परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भाई 24/7 डाउट सपोर्ट्स, हर चीज आपको मिलने वाली है। 100% सिलेबस कवर किया जाएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। यहां तक कि मैं बता दूं कि जो टारगेट सेमेस्टर नामक ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपके एग्जाम में कम टाइम रहते हुए भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपको टॉप कराया है। ठीक है ना, कई बच्चों को टॉप कराया है। इनफैक्ट आप जा करके एक बार कमेंट बॉक्स से कर लीजिएगा, बच्चों का रिव्यू क्या है, बच्चे खुद कमेंट करके बता देंगे कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं कि नहीं फंसते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है, समझ लेना है, जान लेना है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 24/7 डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन क्या आपको ये जो प्राइस दिख रहा है इसी प्राइस पे आपको बैच मिलेगा? नहीं। अगर आप सेमेस्टर 10 क्या यूज करते हैं, सेमेस्टर 10 यूज करते हैं, सेमेस्टर 10 कूपन कोड यूज करते हैं, तो फिर आपको इस पर भी 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और इतने मिनिमम प्राइस पे आपको ये बैच देखने को मिल जा रहा है, साथी नामक बैच, जिसमें इसके फीचर्स देख लीजिए। 100% सिलेबस कवर किए जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे, लिखने के लिए बताया जाएगा अगर आपका लिखित पैटर्न हो तो। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे कम समय में और बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। और क्वेश्चंस को कैसे कवर किया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है, कौन सा ऑप्शन कैसे सही होने वाला है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इनफैक्ट जब आपका एग्जाम आता है तो टारगेट गुरुकुल या फिर टारगेट जो सेमेस्टर है वो 100% आपके सपोर्ट्स में किस तरीके के डाउट्स बच्चों के हैं और किस तरीके के डाउट्स नहीं है, हर प्रकार की हेल्प के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये है बाबू आपका सेमेस्टर 10 यूज कर लीजिएगा, आपका 10% कम हो जाएगा। फैकल्टीज आप देख सकते हैं, ये तो मैं ही हूँ, आप लोग मुझे तो जानते ही हैं। ये सर हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये भी सर हैं जो आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। प्रयाग सर को तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, मैम हिंदी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये इतने बेहतरीन टीचर्स आपके समक्ष हैं। टारगेट सेमेस्टर प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे बैच को जितना जल्दी हो सके परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे समस्याएं आपके साथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ठीक है, कम समय रहेगा, सिलेबस हो सकता है ना पूरा हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डेली बाय डेली क्लासेस आपको दी जा रही हैं ताकि आपका सिलेबस 100% कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपना भी योगदान दीजिए, जल्दी से जाइए, सारथी नामक बैच परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम में टॉप करने की गारंटी को 100% श्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पता चल गया होगा कि जो इतिहास के स्रोत हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बेस बनाया गया था और दूसरा जो है लिटरेचर्स बताया गया था। ठीक है, मतलब बात करें पुरातात्विक साक्ष्यों की और साहित्यिक साक्ष्यों की, दो स्रोत हैं और इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने
क्या पढ़ लिया था, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक स्रोत को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध साहित्य जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो साहित्य है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दो पार्ट्स में। द अवेलेबल लिटरेचर्स विच हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री can be broadly divided into two categories, indigenous literatures and foreign literatures। ठीक है ना, तो एक तरीके से जो अपना खुद का साहित्य है और जो विदेशी साहित्य है, इन दोनों को जब हम लोग मैचअप करते हैं और टाइम पीरियड्स को भी देखते हैं और उसके बाद जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तब जाकर के हमें इतिहास के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है, अच्छी जानकारी समझ में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इंडिजिनियस लिटरेचर आल्सो टू पार्ट्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल्स एंड सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर टेक्स्ट। ठीक है ना, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें साहित्यिक स्रोत की, किसकी, साहित्यिक स्रोत की, ठीक है, साहित्यिक स्रोत की, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका देशी स्रोत, देशी स्रोत या फिर देशी साहित्य, साहित्य है ना, साहित्यिक स्रोत है, देशी स्रोत, और यहाँ पे हो गया आपका विदेशी स्रोत। ठीक है, विदेशी स्रोत। ठीक है, क्लियर ना। और इसके बाद हम लोग बात करें, इसको भी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका धार्मिक, एक हो गया आपका धार्मिक, और दूसरा हो गया आपका ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक में आप अर्ध ऐतिहासिक भी लिख सकते हैं, अर्ध ऐतिहासिक भी लिख सकते हैं। तो बाबू ध्यान दो, ऐसे डिवाइड किया गया है, डिवाइडेशन इसका इस तरीके से है। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत, देशी स्रोत, विदेशी स्रोत, धार्मिक और ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, ये आपका डिवाइडेशन है बेसिकली। ये किसका है, ये साहित्यिक स्रोत का है। और यहीं पे आप इस तरीके से बढ़ा लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, क्लियर है, पुरातात्विक साक्ष्य। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्रोत। ठीक है, क्या स्रोत, किसके स्रोत भाई, तो भारतीय इतिहास के स्रोत। ऐसे बना लीजिएगा, ये अगर मैप बना लेते हैं, इसे माइंड मैप बेसिकली बोला जाता है, इसको बना लेते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉरेन, जो फॉरेन लिटरेचर बेसिकली थे ना, वो यहाँ पे आए यात्रा करने आए, और फिर उसके बारे में जो जो लिखा उसके बारे में, उस इंडिया के बारे में, बेसिकली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी उन्होंने लिखा, तो वही उनका इतिहास कहा जाता है। और वास्तव में उस समय की जिन स्थितियों को उन्होंने देखा होगा उसी के बारे में लिखा होगा, इसलिए उसको ट्रूथ माना जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे करा, इन द फॉरेन लिटरेचर्स देयर आर 12 अकाउंट्स ऑफ मेनी ट्रेवलर्स हु कम इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, saw the situation here their own eyes and have the written their details us। ठीक है, detail for us, we get information about the Indian history from the all these texts। ठीक है ना, यही बात है कि वो आए भारत में, भारत की स्थितियों को देखे, उनके बारे में लिखे और उसके बाद चले गए, और कहीं ना कहीं अपने साथ पुस्तकें लेकर के भी गए। ठीक है, समय समय पर भारत आए, समझे और लिखे और चले गए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये है बाबू देशी साहित्य, जिसे हम लोग इंडिजिनियस लिटरेचर बोल सकते हैं। Most of the light of Indian history falls from native literatures. Though numbers of native literatures is used, it can contain religious texts, historical text, and semi-historical text, epic and poetry and dramas texts related to various subjects। ठीक है, the text provided information about the political and cultural history of the ancient India। ये सब जो है political यानी कि राजनीतिक जो इतिहास था, पॉलिटिकल जो राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक, ठीक है, और साथ ही साथ जो कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, हिंदी में जान लेते हैं भाई। साहित्य, भारतीय इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश देशी साहित्य से ही पड़ता है। देशी साहित्य की संख्या बहुत बड़ी है, इसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, नाटक, विभिन्न प्रकार के और भी ग्रंथ जो कि भारत के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट कर द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ नेटिव लिटरेचर इज दैट रिलीजियस लिटरेचर्स मेनी टेक्स्ट
related to Brahminicals, Buddhist and Jain religions were composed in ancient India, which threw important light of the foreign history। ठीक है ना। देशी साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान धार्मिक साहित्य का ब्राह्मण, बौद्ध और जैन जो धर्म थे, ये मोस्टली तीन लोगों से जानकारी मिलती है भारत के ऐतिहासिक कंडीशन के बारे में। भारत का ऐतिहासिक कंडीशन कैसा रहा था, जो एंशियंट था, प्राचीन था, उस समय के राजनीतिक अवस्था, उस समय के धार्मिक अवस्था, उस समय के सांस्कृतिक अवस्था और उस समय के आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे पहुंच जाते हैं हम लोग, ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं, ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स। ठीक है, Brahmin scriptures, the Brahmin scriptures occupy the most prominent place in the religion's text. Although the Brahmin scriptures, like the other religions texts, we are composed to religion script, the lack of historicity have little political significance. Yet their importance cannot be ignored for the study of the cultural history. There are many types of Brahmin scriptures, for example the Ved, Brahminicals and Brahminical scriptures, Aranyak, Upanishad and Vedang, Smriti वगैरह वगैरह। ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है, लेकिन ये सब जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि धर्मग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का है। यद्यपि अन्य धर्म ग्रंथों की तरह अन्य जो धर्म ग्रंथ है इनकी तरह जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना भी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये चूंकि धार्मिकता से प्रेरित हुए थे, किससे? धार्मिकता से प्रेरित हुए थे, इसीलिए उनमें ऐतिहासिकता का क्या है? अभाव है। मतलब जो धार्मिक दृष्टिकोण से लिखा जाता है इसीलिए उसमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिल जाता है। राजनीतिक महत्व के कम तथ्य हैं, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक महत्व के कम तथ्य हैं, और साथ ही साथ सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए उनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इतना होने के बाद भी उसका अपेक्षा एक तरीके से उपेक्षा नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं किया जाएगा आगे अभी आपको बताएंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ अनेक प्रकार के हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, ये सब। तो ये सब जैसे अब हम बता रहे हैं आपको क्यों उपेक्षा नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे वेद कितने हैं? 4 है वेद, जिसमें से सबसे पहला आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद। ठीक है, चौथा है अथर्ववेद। ठीक है ना, अथर्ववेद। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि वेद को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि ये अपुरुषीय है। क्या है? अपुरुषीय है, पुरुषेय। ठीक है, अपुरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कब लिखा गया, किसने लिखा, इसके बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में जानकारी देखने को मिलती है, यही है, इसी में जो है एक इसका, चूंकि इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त है। ठीक है, और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्राचीन लोगों के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है। यजुर्वेद में बेसिकली यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि इससे संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद से जानकारी जादू टोना, आम इंसान जो होते हैं बेसिकली उनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यही बातें कह रहा है कि लैक हिस्टोरिसिटी हैव लिटिल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। और फिर कह रहा है कि एट देयर इंपोर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड ऑफ द स्टडी ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री। मतलब कल्चरल हिस्ट्री को, सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ने के लिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेद है, कह रहा है द वेद श्रुति स्मृति, द वेद श्रुति और संहिता। अच्छा, संहिता है, ठीक है ना, संहिता होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए वेद को श्रुति कहा जाता है या संहिता, श्रुति संहिता कहा जाता है। श्रुति संहिता कह जाने का क्या मतलब है? क्योंकि इसको जो है ऐसा माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो विद्वान थे केवल सुन करके इसको कई जनरेशन तक लेकर के आया गया, तब तक इसका संकलन नहीं किया गया था। ठीक है ना,
एक व्यक्ति जो गुरु हुआ करता था अपने शिष्य को सिखाता था, फिर जब वो गुरु हुआ करता था तो फिर अपने शिष्य को सिखाता था, फिर वो जब गुरु हुआ करता था तो फिर अपने शिष्य को सिखाता था। इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसपोज होता चला आया, ठीक है ना। कह रहा कि संहिता हैव बीन गिवन द बेस्ट प्लेस टू ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स, दे आर 4 नंबर्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बारे में हमने बता दिया कि इसके कितने नंबर्स है, कितनी संख्या है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी विशेषता भी हमने बता दी। द ऋग्वेद इज द मोस्ट प्रोमिनेंस ऑफ फॉर वेदास, मतलब इन सभी वेद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ऋग्वेद है। इट इज ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ आर्यंस, मतलब ये आर्यंस के बारे में, जो बेसिकली आर्य थे उनके बारे में जानकारी देता है। दिस इज द ओनली मींस द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आर्यंस। ये जो आर्य थे, आर्य के जो प्रारंभिक लाइफ थी, अर्ली लाइफ थी, उनके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। बिकॉज इवन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ द आर्यंस, क्योंकि जो आर्यंस है ना, आर्यंस के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है आर्यों के बारे में, इसीलिए जो वेद होता है ये आर्यों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, आर्य के बारे में, उस टाइम के जो वर्तमान टाइम पीरियड था, अर्ली जो लाइफ थी उनकी, आर्यों की, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसका कोई नहीं मिलता है। कह रहा है बिकॉज इवन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ आर्यंस, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो आर्यों के बारे में, उनकी जो वास्तविक जिंदगी थी, शुरुआती जिंदगी थी, अर्ली लाइफ थी, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है, उनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, इसको 10 पार्ट्स में 10 मंडल में डिवाइड किया गया, मैंने बता दिया। और 10,2800 आयमन्स, मतलब इसको 10,028 सॉरी 10,000 बोल दिए क्या, 1,028 सूक्त में डिवाइड किया गया था। द सूक्त ऑफ द सेकंड्स इन 9th मंडल्स ऑल ओल्डेस्ट, मतलब जो सेकंड वाला सूक्त है और जो 9th वाला है ये पुराने हैं, बाकी सॉरी क्या है, नए। 9th मंडल आर ओल्डेस्ट, अच्छा ये ओल्डेस्ट है, बाकी सब नए, ठीक है ना। द फर्स्ट एंड फाइनल सर्किल से एडेड लेटर्स, इसको जो है बाद में ऐड किया गया। दिस बुक कंटेन द कलेक्शंस ऑफ द मंत्र sung in parish of various deities. It is difficult to say that certainty when the Rigveda were composed. It was probably composed between 1500 to 100 BC, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये कंपोज पहले नहीं था। इसको कंपोज किया जाने का जो टाइमिंग पीरियड है वो बेसिकली 1500 यानी कि 1500 टू 1000 BC के इर्द गिर्द में इसको एक तरीके से समाहित किया गया, ठीक है ना। इन द संधवा रीजन्स, ठीक है। संधवा रीजन्स का मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसके आसपास में ये लोग थे, ठीक है। देयर इज अ स्ट्राइकिंग सिमिलरली द बिटवीन द ऋग्वेद एंड द आर्यंस ट्रेटाइज्ड जिंद अवेस्ता, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो आर्यंस, देखिए एक आर्यंस पुस्तक वहां की ईरानी पुस्तक थी, ईरानियंस पुस्तक थी जिनका नाम था जिंद अवेस्ता, ठीक है ना। इस जिंद अवेस्ता से जो ऋग्वेद है काफी मिलता जुलता है। इसमें बहुत ही अनबिलीवेबल मतलब कि इतना समान है कि इतना मतलब माना ही नहीं जा सकता है कि इतने ये समान हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जानकारी देखने को मिलती है, जिस तरीके की जानकारी जिंद अवस्था में लिखी गई थी उसी तरीके की जानकारी ऋग्वेद में भी देखने को मिली, ठीक है। द सेकेंड मेजर वेद सामवेद, जो सेकेंड वाला वेद है वो सामवेद है। इट इज सॉन्ग ओरिएंटेड बुक, मतलब ये सॉन्ग, अभी संगीत का जनक हमने बताया कि इसको संगीत का क्या माना जाता है, जनक, तो ये सॉन्ग को ओरिएंट करता है एक तरीके से। इट इज कंटेन टू कलेक्शंस ऑफ द हाइमन्स ऑफ द प्रेस्टेज उद्गाताज, मतलब इसके जो प्रेस्टेज होते थे, मतलब जो पुजारी होते थे उनको उद्गाता बोला जाता था और यही इसको क्या करते थे, गाते थे, ठीक है ना। यूज्ड टू साइंस ऑफ द टाइम्स टू सैक्रिफाइस, ठीक है। देयर इज नो न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदास, मतलब ये किसी भी प्रकार का कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं देता है अकॉर्डिंग, मतलब सॉन्ग के छोड़ करके इससे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। कह देयर आर अबाउट द 1550 मंत्र इन इट, मतलब इसमें 1550 मंत्र है। 75 which are found ऋग्वेदा, मतलब 75 इसमें से ऋग्वेद से लिए गए। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऋग्वेद में
सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो 1550 है, जिसमें से 75 तो ऋग्वेद से ही ले लिए गए हैं। ठीक है, there is a collection of the various sacrificial methods in the Yajurved. It has 5 branches: Khatak, Kapistal, Maitrayani and Territoria and Vajsanei। मतलब काठक है, कपिस्टल है, मैत्रायनी है, और उसके बाद टेरिटरिया है, और उसके बाद वाजसनेई है। ये चार मतलब 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स जो है ना, ये 5 पार्ट्स हैं। ये पांचों पार्ट्स किसके हैं? तो ये पांचों पार्ट्स जो है माने जाते हैं उसके यजुर्वेद के। किसके माने जाते हैं? यजुर्वेद। जिसमें से ये जो मैत्रायणी संहिता है ना, इसमें जो है ऐसा माना जाता है, इसमें स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा गया है कि स्त्रियां बेसिकली जैसे एक शराब नुकसान करता है, एक जुआ लोगों को नुकसान करता है, ठीक इसी प्रकार स्त्रियां भी लोगों को लिए जो बेसिकली पुरुष थे उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है ना। द फर्स्ट 4 ऑफ दिस नोन एज द कृष्ण एंड श्याम यजुर्वेद। मतलब यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण और श्याम, एंड द शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है ना। तो कृष्ण या फिर इसे श्याम भी कहा जाता है, और शुक्ल यजुर्वेद। मतलब इस तरीके से हम कहें कि जो कृष्ण यजुर्वेद है बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कह देयर आर ओनली मंथ्स ऑफ शुक्ल बट इन कृष्ण देयर आर मंथ्स एज वेल द एक्सप्लेनेशन। ठीक है। The Yajurved provide information about the political, social and religious life of the post-Vedic era. Post-Vedic era मतलब अगर हम लोग बात करें वैदिक कल्चर्स की, तो वैदिक कल्चर्स जो बेसिकली थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। 1500 से 100 ईस्वी के आसपास तक, और 100 से फिर 600 ईस्वी तक आसपास डिवाइड था। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे में अगर बात करूं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूं कि वैदिक एज की, तो वैदिक एज को बेसिकली डिवाइड किया गया था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें से आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक आ जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व तक आ जाता है, ये हो जाता है आपका अर्ली वैदिक। ठीक है ना, EAR अर्ली वैदिक। ठीक है ना। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इधर 1000 से 600 ईस्वी तक, 1000 से 600 ईस्वी तक ये आ जाता है आपका पोस्ट वैदिक। ठीक है ना, पोस्ट वैदिक। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि अर्ली वैदिक, पोस्ट वैदिक, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। यहां तक हो गया था पोस्ट वैदिक। द लास्ट वेदास इज अथर्ववेद। इट इज divided into 20 divisions. It contains 731 verses in verses of prose. It containing facts related to magic and secret stories। मतलब एक तरीके से जादू टोना ये सारी चीजें हैं, और मेडिसिन के बारे में, आर्चरी के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी देता है। और ये टाइमिंग पीरियड है जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये बेसिकली अच्छा गुरु पंचाल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है यहाँ पे, और सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, उस समय के जो पोस्ट वैदिक कल्चर है उसके बारे में जानकारी इसमें देखने को मिल जाती है। यही बातें टोटली हिंदी में है, यही बातें टोटल हिंदी में है। हिंदी में आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ठीक है, और एक तरीके से कब ये बना था इसका जो है बताना निश्चित नहीं है, संदेह प्रदेश में ये देखने को मिलता है। एक चीज और है कि जो ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ग्रंथ से वेद की तुलना की गई है, या फिर किस ग्रंथ से वेद की आश्चर्यजनक समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा जिंद अवस्था। ठीक है ना। दूसरा प्रमुख वेद सामवेद है, और ये ज्ञान प्रधान है, जैसा कि हमने आपको सारी चीजें वही तो हैं। देखिए इसमें 20 मंडलों में विभक्त किया गया है, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक डिवाइड है। ये सब बता दिया है, टोटल इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, स्क्रिप्चर से। आफ्टर द वेदास द ब्राह्मण टेक्स्ट कम, they were composed in पद्मा। ठीक है ना, पद्मा इसको मतलब माना जाता है कि पद्मा ने क्या किया था, कंपोज किया था, या फिर संकलित किया था, या फिर टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब समझ रहे, उसको एक तरीके से अपने हिसाब से लिखना। ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ को। ठीक है, दिस कैन बी कॉल्ड commentaries of Vedas
दे थ्रो इंपोर्टेंस लाइट ऑन द सिविलाइजेशन ऑन द पोस्ट वैदिक आर्यंस। ये जो है पोस्ट वैदिक आर्यंस की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करती है। इज ब्राह्मण्स इन एसोसिएट विद द वेदास संहिता, ठीक है ना। एक तरीके से हम लोग ये कहें कि प्रत्येक ब्राह्मण एक वेद या फिर संहिता से संबंधित है, मतलब जो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है वो सब के सब किससे संबंधित है, वेद से संबंधित है। इज ब्राह्मण्स इज एसोसिएटेड विद द वेदा संहिता एट्रेरिया एट्रेरिया एंड कौशिक की, ठीक है ना। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एट्रेरिया नहीं एत्रे एत्रे इसको बोला जाएगा हिंदी में। एत्रे एंड कौशिक की जो है ये ब्राह्मण्स के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण्स एंड एसोसिएटेड विद द यजुर्वेद, ठीक है ना। एक तरीके से आगे देखिए कह रहा है कि गोपथ और शतपथ जो ब्राह्मण है, सॉरी इतरे और कौशक की ब्राह्मण ऋग्वेद थे, शतपथ यजुर्वेद थे और पंचवीस सामवेद थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद से संबंधित है, पंचवीस जो है ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है ना। गोपथ जो है अथर्ववेद से संबंधित है। मतलब जितने भी वेद हैं सबके अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। द पंचवीस ब्राह्मणम आर एसोसिएटेड विद द सामवेद एंड द गोपथ ब्राह्मण एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, ठीक है ना। एसोसिएटेड किससे है, अथर्ववेद से, ठीक है ना। द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट प्रेजेंट द ग्लिम्पस of the social religions and economic life of Aryans in addition to the political lives, although they mainly describe the scriphi and their method। मतलब उस टाइम पीरियड के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलती है। उसके बाद बात आती है आरण्यक की। आरण्यक इज आल्सो पार्ट्स ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट, ये ब्राह्मण टेक्स्ट का ही एक पार्ट है। These texts were written to guidance of monk who lived in the Aryans। मतलब एक तरीके से जो जंगल में रहने वाले ऋषि थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। इन एडिशन टू स्क्रिफाई द रिलीजन्स रिचुअल्स फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन डिस्कस्ड विद द प्रोवाइड नॉलेज टू इंडियन फिलोसफी। तो एक तरीके से इसकी जो जानकारी देखने को मिलती है तो लोग क्वेश्चन पूछ करके उसका आंसर बताते हैं, ऐसे इस हिसाब से आरण्य को लिखा गया, मतलब प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में लिखा गया है। Among their major Aranyak may be mentioned in Aitreya, तैत्रीय एंड मैत्रेयानी और आरण्यक, ठीक है ना। एक तरीके से ऐत्रेय, ठीक है ना, ऐत्रेय और तैत्रीय और मैत्रेयानी, ठीक है ना। मैत्रेयानी ये तीन प्रकार के आरण्यक देखने को मिलते हैं। द फिलोसफिकल आइडियोलॉजी स्टार्ट बाय द आरण्यक डेवलप इन द उपनिषद। मतलब इनका जो है विकास किसके फॉर्म में हुआ, उपनिषद। यहाँ पे मैं उपनिषद का अर्थ बता दूं कि उपनिषद का जो अर्थ होता था वो होता था गुरु के समक्ष बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समक्ष मतलब सामने सामने बैठना, बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना, ये इसका अर्थ होता है। कभी कभी इसका अर्थ एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद उपनिषद है। उपनिषद आरण्यकों की जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारंभ हम पाते हैं उन्हीं का विस्तृत स्वरूप उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से इसी का बड़ा रूप, आरण्यक का बड़ा रूप उपनिषद में देखने को मिलता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें से जो है 13 उपनिषद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 13 उपनिषद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। ये सब जानकारी बेसिकली उस टाइम के बारे में देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वेदांग है। वेदांग का मतलब समझ रहे हो, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। बेसिकली 6 वेदांग थे, ठीक है। तो चलिए वेदांग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग करते हैं। वेदांग बेसिकली शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये इतने क्या थे, वेदांग थे, ठीक है ना। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये व्याकरण है, सॉरी ये वेदांग है। और ये सब क्या करते हैं, ये सब जानकारी देते हैं किसके बारे में, तो ये सब जानकारी देते हैं वेदों के बारे में। एजुकेशन वाज द डेवलप फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वैदिक मंत्र। मतलब जो वैदिक मंत्र था उसका जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ये लोग करते थे। देयर इन compilations of various laws of कल्प which is famous कल्प सूत्र। कल्प ने लिखा था क्या, कल्प सूत्र, ठीक है ना। द कल्प सूत्र इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये है आपका
श्रत्वा सूत्र, रूल रिलेटेड टू सेक्रीफाइस एंड गृह सूत्र, और उसके बाद आपका है तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा है आपका शुल्वा सूत्र। ये 4 प्रकार के सूत्र हैं, और चारों सूत्रों का क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। बेसिकली कौन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, सुसूत्र महोदय थे, सुसूत्र ऐसे उनका नाम था, ठीक है ना। तो द सूत्र लिटरेचर वाज कंपोज इन बोथ प्रोज एंड वर्स, मतलब एक तरीके से इसको वर्स और प्रोज यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था इसको। द मेन वंस ऑफ द सूत्र लिटरेचर्स आर पास्तंबा, गृहस्त्र एंड बुद्धायना, ठीक है ना, और गृहसूत्र, अपास्तंबा, धर्मसूत्र एंड बुधायना धर्मसूत्र एंड गौतमा धर्मसूत्र एंड क्या है भाई, अस्वल्यान सूत्र, ठीक है ना, सुसूत्र, ठीक है ना। ये सब विभिन्न प्रकार के जो है सुसूत्र हुआ करते थे। With the development of language came in the needs to grammars. 2 major texts were written on the subject, Parinini, Ashtadhyayi and पतंजलि महाभाष्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी और पतंजलि महाभाष्य को क्या किया था, लिखा था। यक्ष कंपोज निरुक्ता मतलब जस्ट लाइक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं निरुक्त, ठीक है ना, इन विच द ओरिजिन्स, कंस्ट्रक्शंस एंड मीनिंग वर्ड्स ऑफ द discussed the development of words, give the information about the development of language and the use of words to astrology and universe, solar system, constellations etc were described। मतलब इसके जो ये सब सुसूत्र थे इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में, जो बेसिकली नक्षत्र हुआ करते थे, इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। वेयर डिस्क्राइब मतलब बताता है, ठीक है। और वराह मिहिर लेटर द बृहद संहिता, वराह मिहिर ने क्या लिखा था, बृहद संहिता लिखा था। उसके बाद ऑन दिस सब्जेक्ट विच गिव द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस अबाउट इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मतलब एक तरीके से ऑथेंटिक जो जानकारी मिली थी वो बृहद संहिता में देखने को मिली थी। ऑल दिस टेक्स्ट हेल्प टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, मतलब उस समय के सिविलाइजेशन और कल्चर्स के बारे में जानकारी इन सभी ग्रंथों के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको वेदांत तक क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे आपके उपवेद हो गए, षड दर्शन हो गए, इन सभी के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में बेसिकली हम लोग आर्कियोलॉजिकल जानकारी देखेंगे, मतलब आर्कियोलॉजिकल जितने भी एविडेंस हैं उनकी जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए